नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज बात करेंगे लोकतंत्र में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से विक्की कौशल और कटरीना कैफ को एक धमकी मिली, उस पर विस्तार से आपको बताएंगे। ऐसी तस्वीरें, जो तस्वीरें शायद आपने देखी नहीं होंगी, कटरीना कैफ ने खुद ने नहीं देखी होंगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आखिर वो कौन है जो विक्की कौशल और कटरीना को जान से मारने की धमकी दे रहा था? वो कौन है जो कटरीना से ऐसी मोहब्बत करता है कि उसे विक्की कौशल के साथ देखना बिल्कुल झेल नहीं पा रहा है? एक ऐसे सनकी फैन की कहानी आपको बताएंगे जो अब सलाखों के पीछे है। इसके साथ साथ लोकतंत्र में आज जो विशेष खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। देश की राजनीति में नितिन गडकरी ने एक बयान दिया और उस बयान से खलबली मची हुई है। इशारा किस तरफ है गडकरी जी आपका, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर होगी बीजेपी के एक विधायक जो चाहते हैं कि जनता को गांजा और भांग दे दो। हैरान मत होइए, ऐसे विधायक हैं, उन्होंने क्यों कहा ये भी आपको बताएंगे। और फिर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें सरकार की सब्सिडी वाले खेल पर अगले 1 घंटे में हमारे साथ बने रहिए। कुल मिलाकर आपके लिए आपसे जुड़ी हुई सारी खबरें लोकतंत्र में हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं विक्की कौशल और कटरीना कैफ को मिली धमकी की। क्यों इनको धमकी मिली? अक्सर आपने देखा होगा कि एक आशिक किसी के प्यार में किसी भी हद तक गुजर जाता है, सनक कई लोगों को हो जाती है, मरने मारने की बातें करने लगते हैं। कटरीना कैफ का एक ऐसा फैन है जो उनके प्यार में, मतलब दूर से ही प्यार में, हवाई प्यार में सारी हदें पार कर गया। उसने ना सिर्फ विक्की कौशल और कटरीना कैफ को धमकी दी, बल्कि साथ ही साथ जिस तरीके की चीजें उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली हैं, जो तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली हैं, उससे आपको पता चलता है कि जो आप कई बार फिल्मों में एक सनकी फैन देखते हैं ना, वो असली में होते कैसे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखिए, कुछ अलग दिख रहा है। जी, इस शख्स ने कैटरीना कैफ के साथ अपनी फोटो को मॉर्फ करके लगाया है। अपने प्रोफाइल पर लिख रहा है बॉलीवुड CEO। नीचे लिखा है मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ कटरीना कैफ। यह भी लिखा है कि जल्द स्लाइस के नए एड में वो कैटरीना कैफ के साथ दिखने वाला है। ये शख्स कैटरीना कैफ का जबरा फैन मालूम पड़ता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब कई फोटोज में इस शख्स ने विक्की कौशल को रिप्लेस करके अपना चेहरा लगा दिया। ये वही शख्स है जिसे मुंबई पुलिस ने विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इस शख्स ने इंस्टाग्राम पर किंग आदित्य सिंह राजपूत के नाम से एक प्रोफाइल चलाता है, जहां इसने कैटरीना कैफ के साथ कई मॉर्फ तस्वीरें लगा रखी है। लेकिन इसी प्रोफाइल पर इसने अपने एक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया है। इस इंस्टाग्राम पेज पर इस शख्स ने 13 मई को एक पोस्ट किया था। उसमें क्या लिखा है, गौर से देखिए। टारगेट इमेज विक्की कौशल, आई विल किल हिम, यानी मैं विक्की कौशल को जान से मार दूंगा। मैं कैटरीना कैफ का पति हूं। इस पोस्ट में यह मालूम पड़ता है कि यह शख्स सिर्फ फैन ही नहीं, सिरफिरा भी है। अपने इंस्टाग्राम पेज पर यह शख्स पिस्टल के साथ तस्वीरें पोस्ट करता है। नाम के आगे डॉन लिखता है। कटरीना के अलावा इस शख्स ने कई अलग अलग एक्ट्रेस के साथ भी फोटोज मॉर्फ करके लगाई है। मुंबई पुलिस ने अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम मनविंदर सिंह है। वह आदित्य राजपूत के नाम से इंस्टाग्राम पर कई फेक अकाउंट्स चलाता था। शख्स मुंबई का ही रहने वाला है और एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। मुंबई पुलिस ने साइबर डिपार्टमेंट की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके सभी अकाउंट्स की जांच हो रही है। बीते लंबे वक्त से बॉलीवुड में धमकियों का दौर चल रहा है। ये शख्स भी लंबे वक्त से विक्की कैटरीना को धमकियां दे रहा है। अब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा कि आखिर इस शख्स की मंशा क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
मुझे लगता है हवालात के साथ साथ इसको थोड़ा शायद किसी मानसिक डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। मेरे सहयोगी अंकित सालवी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वक्त पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है, क्योंकि विकी कौशल खुद गए थे ये पूरी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और अभी तक इस शख्स ने पुलिस को बताया क्या क्या है? जो मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं और बनाया जा रहा है कि मेरी पत्नी है कटरीना, क्या है? जी ज़रूर, विकी कौशल सांता क्रूज के पुलिस स्टेशन में गए थे, जहां पे उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराया था, और उसके तुरंत कुछ घंटों बाद ही मुंबई पुलिस ने इस शख्स को पकड़ लिया है। मनविंदर सिंह इसका नाम है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये सारी ऐसी वाहियात हरकतें की है, जहाँ पे वो कटरीना को अपना पति मत बता रहा है। 13 मई को उसने एक पोस्ट किया था, जहाँ पे वो लोगों को लेके आ रहा है जो विटनेस है, कि वो बता रहे कि ये कटरीना कैफ का पति है और मेरी कटरीना कैफ से शादी हो चुकी है। विकी कौशल को जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, ये इसका सीधा सीधा उदाहरण जहाँ तक लगता है कि ये सारी चीज़ें ये अपने आप को फेमस करने के लिए कर रहा है। लेकिन अपने आप को फेमस करने के चक्कर में वो ये चीज़ भूल गया कि मुंबई पुलिस कितनी सतर्क है, और विकी कौशल और कटरीना कैफ ये इतने जाने माने नाम है हमारे देश के, और इन लोगों को इस तरह की धमकियां देना उन्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ चुका है। आईपीसी 506 और आईपीसी 354 के अगेंस्ट इसके अंदर इस चीज़ का इन लोगों को इस व्यक्ति के अगेंस्ट धाराएं लागू हो चुकी है। इसी के साथ साथ मुंबई पुलिस अब तहकीकात कर रही है। वो कुछ फिलहाल बता नहीं रहा है, पर धीरे धीरे मुंबई पुलिस इसकी तहकीकात करेगी और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्वेस्टिगेशन अभी इसके ऊपर जारी है। मुंबई पुलिस और डिटेल्स लेकर इस पूरी खबर पर सामने आएगी, तब आपको वो भी बताएंगे। लेकिन एक सिरफिरे आशिक का अंजाम आप देख रहे हैं, जो कैसे सपने बुने जा रहा था और सपनों को कैसे वो एक खतरनाक अंजाम की तरफ लेकर जा रहा था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की। अब बात करते हैं राजनीति की। कहते हैं कि राजनीति का असल मकसद होता है समाज, राज्य और देश का उत्थान, लोगों की सेवा। लेकिन लगता है कि आज की तारीख में राजनीति की परिभाषा कुछ बदल सी गई है। यह अलग बात है कि कोई नेता, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, इस बात को स्वीकार करने में पूरी तरह से हिचकिचाएगा। लेकिन देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो कहा, उस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या आज की तारीख में राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है, जबकि विपक्ष नितिन गडकरी के इसी बयान पर पूछ रहा है कि नितिन जी, इशारा किसकी तरफ है, अपनी पार्टी की तरफ क्या? जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं। आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो। कहते हैं कि राजनीति और नेताओं की बातें सत्य की बुनियाद पर खड़ी नहीं होती है, लेकिन सियासत का सबसे सधा हुआ सच कहा है देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। त्यामुळे पॉलिटिक्स इज ए ट्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं राजकारण हे प्रभावी अंग आहे, आणि म्हणून या राजकारणामध्ये राहत असताना शिक्षण क्षेत्र असेल, साहित्य, संस्कृती, कला, पर्यावरण या सगळ्या विषयाकरता काम केलं पाहिजे। पहले भी नितिन गडकरी सत्ता और सियासत के लिए साफ गोई से अपनी बात रखते आए, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अब सियासत का एकमात्र और सीधा मकसद है सत्ता। जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं। आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो। इसमें कोई दो राय नहीं कि वक्त के हिसाब से सियासत का स्टाइल बदला है। ये भी सच है कि वक्त के हिसाब से सियासत का मकसद अब सत्ता के जरिए बदलकर अपने निजी फायदे के रूप में इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे वक्त में नागपुर में एक निजी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने सत्ता की नई परिभाषा देकर एक नई बहस छेड़ दी। एक तरफ नितिन गडकरी ने बयान दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पहले गडकरी की तारीफ की, फिर जवाब दिया कि आज सत्ता के हालात को देखकर उनके दिल से ऐसी आवाज निकली। नितिन गडकरी जी उन गिने चुने लोगों में हैं जो कभी सच बोलते हैं भाजपा में। जैसे लोग आज सत्ता में हैं, सरकार बना रखी है,
उनको देखकर नितिन गडकरी जी की ये दिल की आवाज निकली है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी विपक्षी दलों के नेता भी गडकरी के इस बयान के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। शिवसेना का कहना है कि गडकरी ने तो अपनी पार्टी पर ही चुटकी ले ली है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए कटाक्ष किया है, क्योंकि वो वाजपेयी जी के जमाने से उन्होंने राजनीति देखी है। वो उस राजनीति का हिस्सा रहे थे जिसने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम किया था। वो देख रहे हैं क्या महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है, तो शायद ये जो टीका किया है वो उन्हीं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। पता नहीं नितिन गडकरी ने इसी बहाने सिर्फ अपने मन की बात कही है या आज की तारीख में दिख रही सच्चाई, लेकिन इस बयान के पीछे कई सच छिपे हैं। ऐसा सच जिसे लेकर आज की तारीख में सार्वजनिक बातें बहुत कम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कुछ तो बात होगी कि गडकरी जी को सार्वजनिक मंच पर ऐसी बात कहनी पड़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बयानवीर नेता की। जी हां, ये न जाने क्या क्या ना बोल जाए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि आप भांग पीजिए, गांजे का कश लगाइए। अब इस बात से आप चौंक रहे होंगे कि नेताजी आपको भांग और गांजा क्यों पिलाना चाहते हैं। ये नेताजी के पता नहीं दिल की बात है या फिर एमबीबीएस की डिग्री धारक डॉक्टर नेताजी ने कोई नई रिसर्च इसके ऊपर करी है। खैर, नेताजी ने जो भी कहा उस पर खूब बवाल भी हो रहा है, मजाक भी उड़ाया जा रहा है, पर क्यों चाहते हैं नेताजी आपको भांग पिलाना, उन्हीं से सुन लीजिए। भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़े। ये हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, छत्तीसगढ़ के मस्तूरी से बीजेपी विधायक। क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की, बता देना मेरे लिए। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं कभी किसी का रेप किए हो, डकैती की हो, मारपीट की हो, तो बता देना। विधायक महोदय के पास एमबीबीएस की डिग्री है, बावजूद इसके डॉक्टर साहब ने ऐसा बेतुका बयान दे दिया। कह रहे हैं भांग और गांजे को बढ़ावा देना चाहिए। डॉक्टर बांधी को गांजा भांग से इतना लगाव क्यों है? न जाने इन्होंने भांग गांजे पर क्या स्टडी की है, कौन सी रिसर्च की है, ये तो विधायक जी ही बताएंगे। लेकिन इनकी बातों से इतना तो समझ में आता है कि इनका ये बयान बेतुका, बेबुनियाद, हास्यास्पद और अजीबोगरीब है। अब जरा आपको इनका पूरा बयान भी सुनवा देते हैं, वरना ये कल को कहेंगे कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और नशे की जरूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। लोगों का अगर नशा चाहिए तो ऐसा नशा जिसमें हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, अपराध ना हो, ऐसी प्रवृत्ति को जाए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। शराब की जगह गांजा और भांग, डॉक्टर साहब के ये विचार और इसके लिए तर्क क्या है, जरा ये भी सुनिए। जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की, बता देना मेरे लिए। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं कभी किसी का रेप किए हो, डकैती की हो, मारपीट की हो, तो बता देना। छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का ये मानना है कि गांजे और भांग के सेवन से अपराध रुक जाएगा। जनाब, क्राइम कंट्रोल का ये नुस्खा इतना ही कारगर होता तो दुनिया भर की सरकारें रोज सुबह अपनी जनता को भांग की गोली और गांजे के कश की होम डिलीवरी करवा देती। खैर, जहां तक गांजे और भांग की वजह से अपराध की बात आती है, तो जितने भी लोग डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी को जानते होंगे, ये खबर उन तक जरूर पहुंचाइएगा कि हरियाणा में भांग के नशे में 2 युवकों ने एक बच्चे की हत्या कर दी, शव को खेत में दबाया, 3 फीट गहरे गड्ढे से डेड बॉडी मिली थी। यूपी के मेरठ में भांग नहीं देने पर गोली मार दी गई थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गांजे के बकाए पैसे के लिए सिंगर की हत्या कर दी गई थी। यूपी के इटावा में गांजे की तलब को लेकर साधु की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। शराब को गांजे और भांग से रिप्लेस करने की बात करने वाले डॉक्टर बांधी ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री ली है। ऐसे में क्या उन्हें भांग और गांजे के इफेक्ट के बारे में नहीं पता है? कुल मिलाकर यही कहना चाहिए कि जनाब, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, कुछ बोलने से पहले तोल लिया करें, और जहां तक ऐसी बेतुकी निजी राय की बात है तो इसे खुद तक ही रखें, जनता पर थोपने की कोशिश ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। वैसे जिस तरीके से महंगाई इस देश में बढ़ती जा रही है, आप सबकी जेब पर डाका होता जा रहा है, लोग परेशान हैं,
तो ठीक है, सरकार, बीजेपी के विधायक हैं, चाह रहे होंगे भांग वांग खाएं, लोगों को थोड़ा सा असर जो है महंगाई की टीस का कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में जो एक खतरनाक माहौल बनता जा रहा है। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। आजकल इतना आसान हो गया है कि कोई कुछ भी, थोड़ी सी भी चिंगारी को बस देर है और कहीं पर भी दंगा भड़क जाता है। इस बीच बिहार के वैशाली में नंदी बैल के साथ कुछ मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया। उन पर सीधा आतंकी होने का आरोप भी लगा दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। नंदी बैल के साथ 6 युवकों को थाने ले जाया जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यह एतराज है कि ये युवक मंदिर के सामने भीख क्यों मांग रहे थे। यह मामला बिहार के वैशाली का है। अब नंदी के साथ भीख मांगने पर लोगों को एतराज इनके नाम से। सबसे पहले आपको बता दें कि इन लोगों के नाम क्या है। नाम बताओ, जोर से बोल। क्या कर रहे? ननपारा बहराइच। क्या कर रहे हो यहाँ के? जोगी हो, मांगे थे। कौन धर्म से हो तुम? मुस्लिम से। हिंदू का वस्त्र क्या धारण किए हुए हो तुम लोग? नाम बताओ, अपना ओरिजिनल नाम बताओ। आप बताइए। करीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। हसन, बाप नाम असगर। वो नाम क्या? हलीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। क्या कर रहे हैं? जोर से। हलीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस बात से दिक्कत थी कि मुस्लिम युवक भगवा वस्त्र में भीख क्यों मांग रहे हैं। इन युवकों के आतंकी होने की आशंका भी जताई जा रही। हमने पूछा इनसे कि आप हिंदू वेश में सावन के पावन महीने में नंदी महाराज को लेकर के आखिर किस षड्यंत्र के तहत वैशाली जिला में आए हैं। तो ये लोग आनाकानी करने लगे। ये ज्यादातर ये बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या है, और ये जानबूझ करके हमारे आस्थाओं को कलंकित करने के लिए और एक आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए हाजीपुर वैशाली में उपस्थित हुए हैं। वहीं पकड़े गए युवकों का तर्क है कि वो अपना पेट पालने के लिए ऐसा करने पर मजबूर है। क्या करने आए थे तुम लोग इधर? सर, विकलांग आदमी मांगते खाते हैं, मांग। तो आप लोग ही ये लोग जानबूझकर धार्मिक भावनाओं से खेल रहे थे या फिर अपना पेट पालने के लिए भगवा चोला ओढ़ा था, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक सच ये भी है कि देश भर में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की जो साजिश चल रही है, उससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आज एक तस्वीर मध्य प्रदेश से आई, राजधानी भोपाल से, जो आज सारे दिन बड़ी छाई रही। तस्वीर पहले आपको दिखा देता हूं। इस तस्वीर में देखिए कि 560 करोड़ के आसपास की लागत से बना हुआ एक पुल, 1 साल पुराना पुल, जिसका बस साल भर पहले ही उद्घाटन हुआ है, पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। 8 लेन के हाईवे में दरार पड़ गई, सड़क टूट गई, दीवार जो थी वो पूरी धंस गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। शिवराज सिंह चौहान सरकार की किरकिरी भी जमकर हुई। उस पर अब कम से कम उनको लग रहा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जो पोल खुली है उनके, कितना बढ़िया काम हो रहा है, भ्रष्टाचार के बिना काम हो रहा है, उसकी पोल जो खुली उसके बाद अब सरकार एक्शन में दिखाई पड़ रही है। उससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जो एमपी में भोपाल जबलपुर हाईवे पर सड़क धंसने का जो मामला था, उस पर पुल बनाने वाले ठेकेदार को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने आदेश जारी किया है कि ठेकेदार अपने खर्च पर पूरा पुनर्निर्माण करेगा। 8 लेन की जगह 4 लेन का होगा हाईवे। अब बताइए, ये 8 लेन का बनना था, इसका पैसा जो शुरुआत में दिया गया वो 8 लेन का दिया गया था, इसको 4 लेन का बनाएंगे। लोगों को सस्पेंड तो किया जा रहा है, लेकिन क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि क्यों ये पास हुआ? सरकार की एजेंसीज ने, सरकार के इंजीनियर्स ने कैसे इतनी खराब क्वालिटी की सड़क को पास कर दिया? उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे शिवराज सिंह चौहान? ये एक बड़ा इस वक्त सवाल है। सिर्फ ठेकेदार के ऊपर ठीकरा फोड़ने से क्या जिस तरीके की किरकिरी उनकी हुई है वो बच जाएंगे? ये बात देखने वाली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब उस खबर की बात करते हैं जिसकी चर्चा कई दिनों से लोग कर रहे हैं। उसका सीधा सरोकार आपसे। हम लोकतंत्र के जरिए बार बार महंगाई को लेकर, आम लोगों की परेशानी को लेकर सीधे सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। एक तरफ महंगाई की आग है
तो दूसरी तरफ रसोई गैस यानी कि एलपीजी खरीद में जो सब्सिडी लोगों को मिल रही थी, सरकार ने उसे करीब करीब अब बंद कर दिया है। जो रिपोर्ट आपके सामने अब आएगी और उस रिपोर्ट में जो हमने सरकारी रिपोर्ट देखी उसके मुताबिक देश में आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी बंद करके सरकार ने अपनी झोली में हजारों करोड़ रुपए बचा लिए हैं। ये सब कैसे आहिस्ता आहिस्ता किया गया ये भी इस रिपोर्ट में देखिए। आपको ये भी याद होगा कि बुजुर्गों के लिए सब्सिडी भी जो ट्रेन में मिलती थी सरकार ने वो भी खत्म कर दी। कई लोग ऐसे हैं जो हम जैसे लोग जो सब्सिडी अपनी छोड़ दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका जो लाभ मिलना था वो लोगों तक पहुंच रहा है जिन लोगों को इसकी जरूरत थी, या सरकार इस पर भी कटौती करने में लगी हुई है। ऐसा सरकारी मैसेज अब काफी पुरानी बात हो गई है। वही मैसेज जिसमें आपको एक उम्मीद दिखती थी, जिसे देखकर बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत मिलती थी। जब आपकी जेब ढीली हो रही थी तो इसी तरह के मैसेज से महंगाई का दर्द थोड़ा कम होता था। लेकिन यह सब्सिडी का लॉलीपॉप अब सरकारी फायदे में बदल गया है। ये सच है कि सरकार आपकी सब्सिडी काटकर करोड़ों रुपए अपनी झोली में भर रही है। रसोई गैस के सब्सिडी के बंद होने का सच यही है कि केंद्र की सरकार ने एक वित्त वर्ष में करोड़ों रुपए बचा लिए हैं। जरा आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो पता चलेगा कि आपको जो चंद राहत मिलती थी वही राहत अब करोड़ों के बचत में तब्दील हो गई है। 2020-2021 केंद्र ने सब्सिडी पर 11,896 करोड़ रुपए खर्च किए। 2021-22 सब्सिडी का खर्च अब मात्र 242 करोड़। एक वित्त वर्ष में बचत 11,654 करोड़ रुपए। मोदी जी ने अगर ये सोच कर ही कुछ किया है, कार्य किया है, तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, तो हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये हमारा देश मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग ही जो सरवाइव करता है और इसका असर हमारे मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर पड़ेगा। सिर्फ 1 या 2 साल में ऐसा नहीं हुआ है। सच तो यह है कि पिछले 4 साल का आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता कैसे आपकी जेब काटनी शुरू की है। बस इसे ऐसे समझिए कि 4 साल पहले सब्सिडी पर 23,464 रुपए का खर्च आ रहा था, अब 242 करोड़ रुपए का आ रहा है। 2017-2018 में एलपीजी गैस सिलेंडर पर 23,464 रुपए की सब्सिडी दी गई। 2018-19 में 37,209 करोड़ रुपए की, 2019-20 में 24,172 रुपए की, 2020-21 में 11,896 करोड़ रुपए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी के तौर पर खर्च किए गए। लेकिन साल 2021-22 में सरकार ने मात्र 242 करोड़ की सब्सिडी दी। महंगाई का माहौल है, गरीब आदमी कैसे मतलब अपना गुजारा करेगा। सब्सिडी सरकार को खत्म नहीं करनी, सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए। मध्यम वर्ग का जो एक वर्ग है उसको बड़ी राहत मिलती थी। अगर देश हित में देखा जाए, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए देखा जाए तो ये निर्णय उचित है और हम इसका समर्थन भी करते हैं। इससे पहले साल 2020 के जून महीने में सरकार का फैसला था कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही दी जाएगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सब्सिडी पाने वालों की संख्या में भारी कमी आ गई। एक आंकड़ा और देखिए, भारत में लगभग 30 करोड़ लोगों के पास एलपीजी का कनेक्शन है, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत करीब 9 करोड़ लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है। मतलब सरकार ने कुल 21 करोड़ लोगों को देने वाली सब्सिडी पर पैसा बचा लिया है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक तो सरकार ने सब्सिडी काटी, ऊपर से 1 साल में रसोई गैस की महंगाई ने आम लोगों को परेशान किया है, वो अलग। जुलाई 2021 एलपीजी सिलेंडर का दाम 834 रुपए। जुलाई 2022 ये बढ़कर 1,053 रुपए हो गया। मतलब 1 साल में सब्सिडी पर मिलने वाले आपके पैसे भी गए और ऊपर से प्रति सिलेंडर की कीमत बढ़ी 218 रुपए, वो अलग। ये सोचने वाली बात है। जब सरकार गरीबों को फ्री राशन देती है, फ्री कोरोना वैक्सीन दी जाती है, तो ढिंढोरा पीटती है, मुनादी करती है, प्रचार करती है, पोस्टर छपवाती है। ये सब करना भी चाहिए, लेकिन जब बात आती है रसोई गैस की सब्सिडी खत्म करने की, ट्रेन टिकट में रियायत खत्म करने की, आम लोगों की जेब काटने की, तो बहुत ही खामोशी से इन फैसलों को लागू कर दिया जाता है, जिसे आप समझते तब है जब ऐसे सब्सिडी वाले मैसेज आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये सरकार महंगाई बढ़ने और सब्सिडी बंद करने के नाम पर आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि सरकार जब भी कहती है मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो मुफ्त क्या है? आपके और मेरे टैक्स के इस देश में हर व्यक्ति या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देता है, तो उस टैक्स को ही सरकार हमें वापस हमारी जरूरतों के हिसाब से देती है। उसमें मुफ्त क्या है? खर्चा तो हम ही कर रहे हैं ना। एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। ये लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि कितनी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। पिछले एक साल में 78 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और 76 बार डीजल की। अब जोड़ लीजिए महंगाई और सोच लीजिए कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ी कैसे जा रही है। माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी ने जेल की सलाखों से खेल किया तो अंजाम यह हुआ कि मुकदमों की लंबी फेहरिस्त में एक और एफआईआर दर्ज हो गई। अफजाल अंसारी ने कागजात में हेरा फेरी कर अकूत दौलत जुटाई तो नतीजा यह हुआ कि गैंगस्टर एक्ट में करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई। अब्बास अंसारी ने बंदूक लाइसेंस में धोखाधड़ी की तो अब रिजल्ट ये हुआ कि जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो शख्स उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट से माननीय विधायक है, उसकी तलाश में लखनऊ से दिल्ली तक दबिश दी जा रही है। नाम अब्बास बिन मुख्तार अंसारी, वल्द मुख्तार अंसारी, पेशा राजनीति, ओहदा विधायक, जुर्म जालसाजी। माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक 5 ठिकानों पर दबिश दी है, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सका। मऊ सदर सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी विधायक अब्बास अंसारी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस ने लखनऊ के मेट्रो सिटी महानगर, न्यू विधायक आवास हजरतगंज, मऊ, गाजीपुर और दिल्ली में उसके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वांटेड आरोपी और विधायक अब्बास इन तमाम ठिकानों पर नदारद थे। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 2019 में महानगर थाने में जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि एक लाइसेंस पर कई हथियार खरीदे गए। इस मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में हुई तो अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने लखनऊ के थाना महानगर को ऑर्डर दिया है कि आरोपी अब्बास अंसारी को 27 जुलाई तक गिरफ्तार कर उसे इसकी इत्तला करे। कोर्ट ने यह आदेश 15 जुलाई को जारी किया था। इंस्पेक्टर महानगर ने अदालत को बताया कि अब्बास के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। उसके सभी ठिकानों पर दबिश भी दी गई है, लेकिन उन ठिकानों से न तो अब्बास मिला, न ही उसके परिवार का कोई सदस्य मिला है। इसके बाद लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। माफिया मुख्तार के इस शूटर बेटे पर आरोप बेहद संगीन है। लखनऊ के महानगर थाने में दर्ज FIR के मुताबिक अब्बास अंसारी ने 2012 में DBDL गन का लाइसेंस लिया। इसके बाद उसने अपने गन लाइसेंस को दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करवा लिया और खुद को निशानेबाज बताते हुए दिल्ली वाले लाइसेंस पर कई और हथियार खरीद लिए। शिकायत के मुताबिक अब्बास ने धोखाधड़ी की क्योंकि उसने इसके लिए ना तो लखनऊ पुलिस को जानकारी दी और न ही इजाजत ली। बांदा की जेल में बंद माफिया मुख्तार के यह शहजादे चुनाव में पहले भी उस वक्त सुर्खियों में थे जब सरकारी अफसरों और बाबुओं को खुल्लम खुल्ला धमकी दे डाली थी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। अब्बास का यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने फिर से प्रचंड जीत हासिल कर सत्ता में जोरदार वापसी की और फिर माफिया के खिलाफ जारी अभियान को अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम चुनाव की वजह से रुकी मुहिम दोबारा शुरू हो गई है। हम देखिए किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम अपराधी चाहे जो, हम उसकी, हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हम कोई जाति धर्म मजहब देखकर कार्रवाई नहीं कर रहे। आज अगर भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही और कितने करोड़ की संपत्तियां जब्त हो तो किसी जाति के नहीं, जिन्होंने भूमि पर कब्जा किया, अवैध निर्माण किया, जबरदस्ती किया,
उनको कब्जा से मुक्त करा रहे हैं। पांच बार का पूर्व बाहुबली विधायक और यूपी का बदनाम माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद है। उसकी बेशुमार अवैध संपत्ति यूपी सरकार के रडार पर है। कई ठिकानों को बुलडोजर रौंद चुका है और अब बारी उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी की है, जो गाजीपुर से माननीय सांसद है। आज दिनांक 14/7/2022 को श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी ग्राम यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर के ग्राम माचा थाना धावापुर जनपद गाजीपुर की अराजी संख्या 259 रकबा 2.506 हेक्टेयर, अराजी संख्या 142 रकबा 0.564 हेक्टेयर में से कुल 1.04133 हेक्टेयर भूमि 14 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्ण किया जाता है। माफिया और गैंगस्टर पर योगी सरकार के तीखे तेवर की ये ताजा तरीन तस्वीर है, जब रविवार को खुद एसपी और एसडीएम दल बल के साथ गाजीपुर के भावरकोल इलाके के माचा गांव पहुंचे और करीब 14 करोड़ 90 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली। अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है। कुल मिला के लगभग 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आज जो है वो सीज न किया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। सफेद गाड़ियों के इस सरकारी काफिले में एसपी और एसडीएम के साथ कई थानों की पुलिस कच्चे रास्ते से होते हुए मौके पर पहुंची। फिर मार्च करते हुए बड़ी तादाद में पुलिस वालों की पलटन ने एसपी की मौजूदगी में पहले नोटिस चस्पा किया और फिर डुगडुगी बजाई, कुर्की की मुनादी की। एसपी ने सरकारी आदेश को कैमरे और माइक पर सुनाया, दो टूक कहा कि इसी तरह से माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन नॉन स्टॉप जारी रहेगा। एसपी के मुताबिक अफजाल अंसारी ने अवैध रूप से बिना दाखिल खारिज और कागजात में फर्जीवाड़े के जरिए करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। आपको अफजाल अंसारी के पॉलिटिकल करियर का किस्सा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तार एंड फैमिली पर बुलडोजर और कुर्की एक्शन का मजमून बता देते हैं। सितंबर 2021 तक मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के 244 लोगों की करीब 200 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई या ढहा दी गई। मुख्तार एंड कंपनी के आजमगढ़, मऊ, वाराणसी और गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक अवैध प्रॉपर्टी पर या तो बुलडोजर चला या फिर कुर्की की कार्रवाई हुई। बीते जून महीने में ही गाजीपुर डीएम ने मुख्तार अंसारी की पत्नी शाह अंसारी के नाम 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति कुर्क करने का ऑर्डर जारी किया था, जबकि अप्रैल में मुख्तार की मां राबिया बेगम के नाम 3 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। 2021 में लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी के नाम पर दर्ज 5 करोड़ की इमारत को ढहा दिया गया। जून 2021 में मऊ जिला प्रशासन ने मुख्तार की मां राबिया बेगम के नाम पर दर्ज 24 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। इससे पहले 2020 में मुख्तार के बेहद करीबी आजम कादरी की 61 करोड़ 18 लाख की अवैध इमारत को गिरा दिया गया था। मुख्तार और उसके परिवार का माफियागिरी और राजनीति से बहुत पुराना नाता है। कभी पूर्वांचल का कुख्यात डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार इन दिनों बांदा जेल की सलाखों में कैद है। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा के सांसद हैं। अफजाल ने बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को 2019 के चुनाव में हराया था, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने एसबी-एसपी के टिकट से जीत हासिल की है। मुख्तार अभी जेल में है, वो बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन हाल ही में बाराबंकी एम्बुलेंस केस में उसकी जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा, यह भारतीय गणतंत्र की विडंबना और त्रासदी है। भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा है कि मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी कानून निर्माता हैं। अदालत ने मुख्तार को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि बाहर आने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। ये सच है कि गवाहों के पलटने से मुख्तार कई संगीन मुकदमों में बरी हो चुका है, लेकिन अब इस माफिया के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
बताया जा रहा है कि जेल में बंद माफिया मुख्तार की सबसे नई हरकत से बांदा से लखनऊ और वाराणसी तक हड़कंप मच गया है। दरअसल मुख्तार पर 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में एक और एफआईआर दर्ज की गई। वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज इस एफआईआर में माफिया डॉन पर मर्डर के मुकदमे की केस डायरी गायब कराने का आरोप है। अवधेश राय हत्याकांड जो बहुत पहले हुआ था, उसकी केस डायरी सुनियोजित तरीके से गायब करा दी गई ताकि जो ट्रायल है उसको विलंबित किया जा सके। इस प्रकरण में एक आख्या पैरोकार के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसकी हमने चौकी प्रभारी कचहरी से जांच कराई। जांच के बाद पाया गया कि वास्तव में अभियोग को और ट्रायल को विलंबित करने का उद्देश्य रहा है और केस डायरी एक सुनियोजित साजिश के तहत गायब कराई गई है। वाराणसी में लहुराबीर इलाके के इसी घर के सामने 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनके जिस्म को छलनी कर दिया था। तब उनके भाई अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में बाहुबली मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अवधेश राय मर्डर केस में वाराणसी के चेतगंज थाने में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 147 यानी दंगा, 148 यानी घातक हथियार से बलवा और 149 यानी गैर कानूनी भीड़ जुटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। बताया जाता है कि 3 अगस्त 1991 को अजय राय के जो बड़े भाई हैं अवधेश राय अपने कुछ साथियों के साथ इसी रास्ते से घर पे आते हैं। घर के गेट के पास उनकी कार रुकती है, तभी पीछे से एक अन्य कार आती है और वहां से उस कार में से निकले बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस घटना में अवधेश राय की मौत हो जाती है। कांग्रेस नेता 5 बार के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अजय राय 3 दशक से अपने भाई की हत्या का मुकदमा लड़ रहे हैं। उनका एक ही मकसद है मर्डर के आरोपी माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को सजाए मौत दिलवाना। मेरा एक भी गवाह, जितने भी हमारे भाई साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे खून से बढ़कर उनसे रिश्ता है, वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और मुख्तार अंसारी को सिकंजों में भेजकर ही दम लेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। बाहुबली नेता माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 54 केस दर्ज हैं। वो अलग अलग वारदातों में 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद है। उसके गुनाहों पर करीबी नजर रखने वाले वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह बताते हैं, मुख्तार सलाखों के पीछे से अपने गुनाहों की निशानियां मिटाने की चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसका बचना अब बेहद मुश्किल है, क्योंकि अवधेश राय मर्डर केस में मुख्तार के खिलाफ गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद दबंग नेता अजय राय है। कुल मिला जुला के जो दशा बन रही है, जिस तरीके का केस हुआ है, वो उनका जेल की सलाखों के पीछे से निकलना तो असंभव प्रतीत हो रहा है और उसके ऊपर भी जो कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत हत्या के मामलों में मौत की सजा होती है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय हो। मुख्तार मुकदमों के गवाहों से कैसे डील करता है, ये आपको उसे बेहद करीब से जानने वाले वाराणसी के समाजसेवी और नेता सुधीर सिंह की जुबानी सुनाते हैं। एक समय ऐसा था कि मैं भी समाजवादी पार्टी में था और मैं प्रदेश का सचिव था, मुख्तार अंसारी विधायक था, उसके समर्थन से सरकार चलती थी। अफजाल अंसारी सपा के जो है सांसद थे। मैं उनके साथ कभी नहीं था, लेकिन हम लोग एक दल में थे और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इन सबों के, क्योंकि मैं भी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। इन सबों का ये है कि कहीं भी कोई घटना हुई तो गवाह को पहले प्रभावित करो। गवाह को सीधे सीधे ऑफर रहता है या तो करोड़ों रुपए ले लो या तो तुम्हारी जान चली जाएगी। गवाहों के पलटने या सबूतों के अभाव में मुख्तार को क्लीन चिट मिलने की कई मिसालें हैं। 29 अगस्त 2009 को गाजीपुर में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की हत्या हुई। इस मर्डर का इल्जाम भी मुख्तार के सिर पर था, लेकिन सितंबर 2017 में 7 अन्य आरोपियों के साथ इस मर्डर केस में वो बरी हो गया। लेकिन अब मामला चाहे अवधेश राय मर्डर केस का हो या फिर अवैध प्रॉपर्टी या बेटे की जालसाजी का, पक्के सबूतों और पुख्ता गवाहों की बिना पर मुख्तार एंड फैमिली का कानूनी हिसाब किताब लगातार जारी है। वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।